Hello everyone, welcome again. Today in this video, I am going to share a new topic that is limitation of bioinformatics. तो लास्ट की वीडियो में हमने अब तक सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। मतलब कि हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो हमने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने डेफिनेशन को स्टडी कर लिया है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हिस्ट्री स्टडी कर ली है, हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के गोल्स को स्टडी कर लिया है, डिफरेंस को स्टडी कर लिया है, स्कोप स्टडी कर लिया है और एप्लीकेशंस को हमने पढ़ लिया है। हमने टोटल 6 एप्लीकेशन जो है वो लास्ट वीडियो में कवर किए हैं। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की लिमिटेशन। तो बेसिकली आप यहाँ पे 6 पॉइंट याद रखना। फर्स्ट पॉइंट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल साइंस टू प्रोड्यूस रॉ डाटा फॉर एनालिसिस। मतलब इसकी वैसे तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत अच्छा खासा स्कोप है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि पहली लिमिटेशन ये है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइंस पर डिपेंड करती है। अब मतलब उसको एक डाटा चाहिए होता है जो एक रॉ डाटा होता है, जो एक स्टार्टिंग मटेरियल होता है। स्टार्ट करने के लिए इसको एक रॉ डाटा की ज़रूरत होती है ताकि वो उसको एनालाइज कर सके, इसीलिए ये डिपेंड करती है एक्सपेरिमेंटल साइंस पे। जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनसे जो हमारे डाटा आते हैं उनको एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। आप ऐसे ही रैंडम हाइपोथेसिस पर किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर सकते हो बायोइन्फो को लेके, इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिए होगा। सेकंड है बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रेडिक्शंस आर नॉट फॉर्मल प्रूफ ऑफ एनी कंसेप्ट। मतलब आप ठीक है, आपने एक रिजल्ट ले लिया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से आपको पता चल गया कि डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से ये वाली प्रोटीन बनी, ये प्रोटीन में ये वाली स्ट्रक्चर बनी, एक 3D स्ट्रक्चर आपने अरेंज कर ली। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसका फॉर्मल प्रूफ हो, ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर आपकी बिल्कुल बेस्ट होगी या वही डेफिनेट स्ट्रक्चर होगी। हो सकता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो प्रेडिक्शन है उसकी वजह से वो स्ट्रक्चर आई हो, क्या पता रियल में कोई और स्ट्रक्चर होती हो। तो ये एक फॉर्मल प्रूफ नहीं होता है किसी भी कंसेप्ट का। ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। थर्ड है द क्वालिटी ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक प्रेडिक्शन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ डाटा एंड सोफिस्टिकेशंस ऑफ एल्गोरिदम्स बीइंग यूज्ड। If sequences used are wrong or annotations incorrect, the result from downstream analysis are misleading as well. मतलब अगर हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स की क्वालिटी को चेक करना है तो हमें ज़रूर ये चीज़ चेक करनी होगी, जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम डाटा यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और मतलब कि अगर हम इसमें रॉन्ग सीक्वेंसेस को यूज़ करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट जो है डाउनस्ट्रीम में वो भी रॉन्ग आएगा, मिसलीड कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम अपनी जो सीक्वेंस ही गलत ले चुके हैं, अगर उसकी क्वालिटी ही ख़राब है, तो डेफिनेटली जो हमारा रिज़ल्ट आएगा इसमें वो भी जो है डाउनस्ट्रीम रिज़ल्ट जो होगा वो भी क्या होगा, गलत होगा। तो इसीलिए अगर हमारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अगर हमें क्वालिटी चेक करनी है तो ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो रॉ डाटा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हम एक अच्छी क्वालिटी वाली एल्गोरिदम को यूज़ करें। और अगर हमने रॉन्ग सीक्वेंसेस यूज़ कर ली हैं या गलत हमने उनकी एनोटेशंस ले ली हैं, तो जो हमारा रिज़ल्ट होगा डाउनस्ट्रीम में, मतलब कि जहाँ से शुरू होने के बाद जो नीचे की प्रोसेसेस होती हैं सारी, उनको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। तो अगर जो हमारा सीक्वेंस गलत होगा तो हमारा रिज़ल्ट जो है डाउनस्ट्रीम वो भी रॉन्ग आएगा और वो हमें मिसलीड करेगा, रिज़ल्ट हमें गलत चीज़ें बताएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है बायो इन्फो की। फोर्थ पॉइंट है एरर इन सीक्वेंस कैन अफेक्ट द आउटकम ऑफ कंप्यूटेशन। मतलब अगर हमारी सीक्वेंस में ही किसी तरह का एरर है तो जो हमारा आउटकम आएगा कंप्यूटर एनालाइज करने के बाद, वो भी क्या होगा, अफेक्ट करेगा इस आउटकम को। मतलब अगर हमारी एरर है सीक्वेंस में तो हमारा आउटकम भी गलत होगा। फिफ्थ पॉइंट है आउटकम ऑफ कंप्यूटेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल। मतलब कि यहाँ पर आप एक चीज़ पे स्टक करो कि अगर हमारी कंप्यूटर की पावर कैसी है, अगर हमारा कंप्यूटर अच्छी खासी पावर वाला है तो वो बहुत बड़ी बड़ी जो है हमारी सीक्वेंसेस उनको भी उठा लेगा और हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा। लेकिन अगर हमारी पावर कंप्यूटर की कम है तो क्या होगा कि हम छोटी छोटी सीक्वेंसेस को ही एनालाइज कर पाएंगे, उन्हीं से हम अच्छा रिजल्ट लेंगे। बड़ी जो अगर हमने सीक्वेंस उठा ली तो फिर हम अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते उससे, क्योंकि वो एक बहुत मैशी जो है चीज़ें क्रिएट कर देगा और उसकी वजह से पूरी की पूरी सीक्वेंस ख़राब हो जाएगी। तो मतलब आउटकम ऑफ कंप्यूटेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल। हमारे पास कैसी कंप्यूटर की पावर अवेलेबल है उस चीज़ पे ये चीज़ डिपेंड करेगा कि हमारा आउटकम कैसा होगा। मान लो मैनी एक्यूरेट बट एग्जॉस्टिव एल्गोरिदम, एग्जॉस्टिव मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडी एल्गोरिदम है, तो हमने वो यूज़ करी
तो यहाँ पर बोला है कि मैनी एक्यूरेट बट एग्जॉस्टिव एल्गोरिदम कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑफ स्लो रेट ऑफ कंप्यूटेशन। तो मतलब अगर हम बहुत, मान लो हमारे पास एक्यूरेट है सीक्वेंसेस लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो हम उसको यूज़ ना ही करें तो ही बेटर है, क्योंकि वो अगर हमने यूज़ की तो हमारा कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाएगा, हमारा रिजल्ट जो है वो स्लो होगा। लेकिन अगर हम छोटी सीक्वेंसेस लेते हैं और भले ही वो कम एक्यूरेट हो, मतलब हो सकता है कि वो ज़्यादा एक्यूरेट ना हो, इतनी एक्यूरेट ना हो, बट वो अच्छी हों, सीक्वेंसेस छोटी हों, तो हमारा एल्गोरिदम जो है वो फास्ट हो जाता है, हमारा कंप्यूटर जो है वो फास्ट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि हम बड़ी ज़्यादा एक्यूरेट सीक्वेंसेस, लेकिन बड़ी सीक्वेंसेस लेने की बजाय कम एक्यूरेट सीक्वेंसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो छोटी होनी चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा आए। तो ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लिमिटेशंस को बताते हैं। इसके बाद 6 पॉइंट क्योर को बताता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करें। तो इसलिए उन्होंने बोला है, सो क्वेश्चन शुड बी ऑलवेज बी एक्सरसाइज्ड व्हेन इंटरप्रेटिंग प्रेडिक्शन रिजल्ट। मतलब जब हम अपना प्रेडिक्शन रिजल्ट को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो बहुत ध्यान देना होता है हमें चीज़ों के लिए कि हाँ ये सही होगा, तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से चेक कर सकते हो। अब मेरे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ न्यू थीम्स एंड सिस्टम बायोलॉजी। न्यू थीम्स मतलब हमारी बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमारे लिए किस किस चीज़ का स्कोप खोल देती है। तो यहाँ पे लिखा है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स होल्ड्स अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर रिवोल्यूशनाइजिंग बायोलॉजिकल रिसर्च। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी स्कोप खोल देती है हमारी रिसर्च को, बायोलॉजिकल रिसर्च को स्टडी करने के लिए। इट इज़ मेजर चैलेंज फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेवलपमेंट इज टू डेवलप टूल फॉर elucidations of the function and interaction of all gene products in a cell. It requires integration of disparate fields of biological knowledge and variety of complex mathematical and statistical tool। मतलब कि बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए बायोलॉजी की चीज़ों को मैथमेटिकली यूज़ करके, मतलब मैथमेटिकली उनको एनालाइज करना। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हमारे सामने खुल जाते हैं, नॉलेज खुल जाती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से कि हम किस तरीके के मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करें, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करें ताकि हम अपनी बायोलॉजी की स्टडी कर सकें। एक टॉपिक होता है दैट इज सिस्टम बायोलॉजी, इसको हम बोलते नहीं होते। सिस्टम बायोलॉजी क्या है? मॉलिकुलर साइमुलेशन ऑफ ऑल द सेलुलर प्रोसेसेस। मतलब हमारे सेल के अंदर होने वाले जितनी भी मॉलिक्यूलर लेवल पर प्रोसेसेस हैं उनको ऐड करना, उनको इंटीग्रेट करना, दैट इज मॉलिकुलर साइमुलेशन ऑफ द ऑल सेलुलर प्रोसेसेस। सो सिस्टम लेवल साइमुलेशंस एंड इंटीग्रेशंस आर कंसिडर्ड एज द फ्यूचर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो अल्टीमेट गोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज टू ट्रांसफॉर्म बायोलॉजी फ्रॉम अ क्वालिटेटिव साइंस टू ए क्वांटिटेटिव एंड प्रेडिक्टिव साइंस। ये इसका इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है कि सो अल्टीमेट गोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज टू ट्रांसफॉर्म बायोलॉजी फ्रॉम अ क्वालिटी साइंस टू अ क्वांटिटेटिव एंड प्रेडिक्टिव साइंस। मतलब हम क्वालिटी से इसको क्वांटिटी की तरफ लेकर आ रहे हैं, अमाउंट की तरफ लेकर आ रहे हैं। हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हर चीज़ का अमाउंट चेक कर रहे हैं, हम क्वांटिटी चेक कर रहे हैं। स्कोर्स के बेस पर हो गया जो हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी स्कोर कितना मैच कर रही है किसी स्पीसीज़ के साथ, तो हम उनकी सिमिलैरिटी को बता सकते हैं। हम एनालाइज कर सकते हैं एल्गोरिदम को यूज़ करके डिफरेंट टाइप की कि हमारा सीक्वेंस कितना सिमिलैरिटी शो कर रहा है किसी दूसरी स्पीसीज़ के साथ। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर ओवर होगा। चैप्टर 2 जो है वो है बायोलॉजिकल डाटाबेसिस का इंट्रोडक्शन, वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है। ये चीज़ें एक बार आप रीड आउट कर लेना। बुक है एसेंशियल जीनोम, तो वो एसेंशियल जीन है, वो बुक है जो मैं फॉलो कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर एक बार स्टडी कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।